द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और उसके पहले आप लोग के लिए ये जो सुपर टेट की क्लासों का शेड्यूल चल रहा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिए आप लोग। जैसे सुबह में 10:30 बजे आप लोग हमारे साथ 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट साथ साथ कर ही रहे हैं। उसके बाद 11:30 पर सुबह ही गणित का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा रहे होंगे। शाम में चले जाएंगे तो 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट और 8 बजे आपको संस्कृत का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। यदि आप लोग इसको नहीं कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर समय से उपस्थित होकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट का पहला और दूसरा प्रश्न ये गद्यांश से लिया गया है। ये आपका गद्यांश है। यहाँ से पढ़ना है, संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ पर निर्देश दिया है। और किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ है उतना और किसी कारण से नहीं। मनुष्य जाति विपन्न हो गई पर धीरे धीरे मनुष्य सहज शुभ बुद्धि से धर्मोन्माद तथा धर्म के नशे से हो चुके और हो सकने वाले अनर्थ को समझने लग गया है। यह आशाप्रद बात है। चलिए ये गद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे गद्यांश के अनुसार किसके नाम पर पृथ्वी पर ज़्यादा रक्तपात हुआ है। बहुत अच्छी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को भी कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आ रहा हो आंसर देते चलना है। बहुत अच्छा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी धर्म के नाम पर हम लोग गद्यांश पढ़े उसमें देखा गया। अगला प्रश्न है धर्मोन्माद में कौन सी संधि है। तो सी बिल्कुल यहाँ पे गुण संधि का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा चौथा। ये आपका काव्यांश यानी कविता है। इसको आराम से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा है इसलिए आप लोग इसको खुद पढ़िएगा, वीडियो रोक लिखे पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा है, बहुत अच्छे पढ़ लिए होंगे। साथ साथ हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन में है कि मन दीपक निष्कंप जले रे में उपयुक्त आशय क्या है। तीसरे का ए बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे बिना घबराए आस्था की ज्योति जलाए रखना ही इसका उपयुक्त आशय होता है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश का मूल भाव क्या होता है। ये जो कविता है इसका पद्यांश है, ये माफ़ कीजिए गद्यांश मैंने बोल दिया। यहाँ पे पद्यांश जो है प्रस्तुत उसमें मूल भाव कौन सा है। तो यहाँ पे निरंतर गतिशील रहना ही इसका मूल भाव है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन के अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट के अगले प्रश्न पे रामू मुंबई से आया है में कारक कौन सा है। रामू मुंबई से आया है इसमें कारक कौन सा होगा। तो यहाँ पे अपादान कारक का उदाहरण होगा। ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न में आकर्मक क्रिया कौन सा है। आकर्मक क्रिया यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे हंसना जो है ये शब्द में आकर्मक क्रिया है, बाकी सभी में नहीं। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न जहाँ चाह वहाँ राह में ये देखिए दोनों शब्दों में नीचे अंडरलाइन किया गया है जहाँ और वहाँ में। तो ये रेखांकित शब्द किस प्रकार के सर्वनाम हैं। तो ये संबंध वाचक सर्वनाम है। जैसे जहाँ से वहाँ जुड़ा है, जहाँ चाह है वहीं तो रहा है। तो ये एक दूसरे से क्या है, संबंध है। तो संबंध वाचक सर्वनाम ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कि विशेषण क्या है। आप कीजिए विशेषण क्या है, नहीं निम्न शब्द जो लिखे हैं इसमें कौन सा विशेषण है ये बताइए। बात करते हैं इसके ऑप्शन की। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे आतिथ्य जो है ये आपका विशेषण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि भविष्यत काल का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे राम जाएगा वाक्य में आने वाले काल में होगा। राम जाएगा तो क्या है, तो आने वाले कल में ये काम होने वाला है। तो यहाँ भविष्यत काल है। ठीक,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राम जाएगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पे लगभग जो लिखा है ये लगभग क्रिया विशेषण है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट, अर्धविवृत स्वर कौन से हैं, अर्धविवृत स्वर कौन से हैं, चलिए बताइए। तो यहाँ पे 11 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी बिल्कुल, यहाँ पे ए और ओ जो है ये अर्धविवृत स्वर हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सी सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। और यहाँ पे पावन शब्द लिखा है, पावन में संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसकी संधि विच्छेद की बात करते हैं तो देखिए, जहाँ पर अगर पवन लिखा होता तो पोधन अन हो जाता, लेकिन यहाँ पे पावन लिखा है तो आओ और आओ आ जुड़कर जो है बनेंगे। जैसे पा पे आओ की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पे प्लस में अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा बन रहा है, बहुत अच्छे, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, बी बिल्कुल सही होगा इसका। क्लियर, चल पवन और पवन में अंतर है भाई, ये पवन का संधि विच्छेद है और ये पावन का है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगले प्रश्न में है कि मरियल तथा अड़ियल शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो मूल शब्द के पीछे लगने वाले यानी बाद में लगने वाले शब्द जो होते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है, और जो मूल शब्द के आगे प्रथम पद पे लगते हैं उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे पीछे कौन सा लगा है, ये, जैसे मर में, जैसे कहें मर में यल लग गया है तो मरियल हो गया है, वैसे अड़ में यल लग गया तो अड़ियल हो गया, तो यहाँ पे ईल हो जाएगा, यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा, ए बिल्कुल सही ऑप्शन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे चलेंगे, हाथों हाथ में समास का नाम बताइए। डी बिल्कुल अव्ययी भाव। देखिए, जब ऐसा शब्द मिल जाए जो एक ही जैसा हो और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वो आपका अव्ययी भाव का समास हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। लेकिन यहीं पे योजक चिन्ह का अगर बीच में प्रयोग हुआ है और एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं तो वह आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर होता है, ए यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, काजू और गमला का संबंध किस भाषा से है। काजू और गमला ये शब्द जो हैं ये किस भाषा के शब्द हैं, तो ये पुर्तगाली शब्द हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं, धुआं और ऑक्सीजन किस प्रकार की संज्ञा है। जैसे धुआं है, ऑक्सीजन है, तो ये किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए, एक प्रकार से देखा जाए, गैस या द्रव जो भी होते हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ठोस द्रव जो भी हैं ये द्रववाचक के अंतर्गत ही आते हैं, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, डी बिल्कुल द्रववाचक संज्ञा हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर है, सीता अत्यंत सुंदर है, वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है। सीता अत्यंत सुंदर है, प्रविशेषण इसमें कौन सा होगा। अत्यंत है, सुंदर है, सीता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो अत्यंत है यही आपका प्रविशेषण है, प्रविशेषण पूछा गया है और ये बिल्कुल सही ऑप्शन। आप लोग चाहे जहाँ से तैयारी कर रहे हैं कोई बात नहीं, केवल प्रैक्टिस सेट आप लोग हमारे साथ करने के लिए आइए। और अगर प्रैक्टिस सेट हम लोग रोज़ाना आपको ऐसे ही कराते हैं, और आप लोग जो पढ़े हैं आप लोग यहाँ पर आकर अपने आप को, अपनी क्षमता को आंकें कि कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन अच्छा था। अगला प्रश्न, साकेत जो रचना है ये किसकी है। तो ये भी बिल्कुल सही, मैथिली शरण गुप्त, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगले प्रश्न भी चलेंगे। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा, सी बिल्कुल 8 जो है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, और इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न आपका है कि जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। और ये हिंदी का आखिरी प्रश्न है, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जहाँ पर उपमेय से उपमान में संदेह हो वहाँ पर संदेह अलंकार हो जाता है। कौन सा, संदेह अलंकार, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पे हम लोग 20 प्रश्न हिंदी के कर चुके हैं। इंग्लिश के पोर्शन पे चलते हैं, और इंग्लिश का पोर्शन का आपका पहला क्वेश्चन देखने से पहले 21 और 22 क्वेश्चन नंबर आपका ये पैसेज से लिया गया है। एक मिनट, ये पैसेज है, इस पैसेज को आप लोग आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन को आप लोग को भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है।
तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो वीडियो को रोकर आराम से पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है 21 नंबर का क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को द पैसेज स्पीक्स, आप उसके बाद आगे क्या लिखना है या भरना है यहाँ पे ऑप्शन के रूप में वो दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाउ टू रैन पुपीस, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है गिव टू क्वालिटीज ऑफ पपीस एज मेंटेन बाय द ऑथर। 22 नंबर का क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन इसका जो सही होगा वो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, फाइनली एंड प्लेफुल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला 23-24 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पे मदर नेचर यानी कि मातृ प्रकृति जो दिया गया है 23-24 नंबर में, ये आपका पोयम है। इस पोयम को आराम से पढ़ेंगे, ये यहाँ से पढ़ना है यहाँ तक। तो उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन, मदर नेचर मूव्स एंड स्पीक्स। तो यहाँ पे इस पोएट्री में ये जो लाइन लिखी है ये इसका तात्पर्य क्या होगा, मतलब ये पोएट्री का एक मिनट यहाँ पे आपको मदर नेचर मूव्स एंड स्पीक्स, तो ये जो है आपका वो बताना है पार्ट। अलंकार हिंदी में कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा भाई क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, यस फिगर ऑफ स्पीच बताना है। सिमिली है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरान है या पर्सोनिफिकेशन है। 23 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन 23 नंबर का जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? डी बिल्कुल सही ऑप्शन, पर्सोनिफिकेशन का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द ऑथर वर्ड इज ऑलवेज। 24 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे 25 से 30 तक। यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बनाने हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसको आप लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है यानी बनाना है। 25 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन जो है सेंटेंस जो है बनाना है, ये वाला सेंटेंस लिखा है, टीचर सेड टू स्टूडेंट कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर रिटर्न टू योर सीट्स। ठीक, तो यहाँ पे ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 26 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस में खाली स्थान को भरना है। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका, एक मिनट पहला कह रहे हैं, बहुत गलत है, पहला नहीं, बी बिल्कुल सही होगा। पहले वाले में एन भर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्वर से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे में व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो और ब्लाइंड भी है, इसलिए यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ओवर भरेंगे और यहाँ पे ऑन भर दिया जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें राइट डाउन द सिमिलर मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनिम्स कह सकते हैं, एस्टीमेट का बताना है। तो यहाँ पे एस्टीमेट का सिनोनिम डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे गैस हो जाएगा, गैस। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर की प्रश्न की बात करें, ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा, एगोटिस्ट। नेक्स्ट 30 नंबर पे चलते हैं और 30 नंबर का प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो यहाँ पे भी खाली जगहों पे भरना है। तो पहले वाले में कुड़ भर दिया जाएगा और दूसरे वाले में उड़ भर दिया जाएगा, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ अगला 31 नंबर प्रश्न स्टार्ट होते ही हम लोग संस्कृत के पार्ट में पहुँच गए हैं और संस्कृत के 30 प्रश्नों को संस्कृत के 10 प्रश्नों को कवर करेंगे और ऑप्शन केवल बताएंगे। आप लोग हमारे साथ आप आंसर को मिलान करते चलिएगा। चलिए देखते हैं, 31 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चिकित्सार्थ बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला मिथुना एकः राजपशुः वर्तते 32 का ए बिल्कुल सही ऑप्शन, राज्ञः पशु। नेक्स्ट मनुष्य समाज प्लस ठक प्राणी अस्ति, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे सामाजिकः हो जाएगा। क्या? सामाजिकः, डी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। 34 नंबर की बात करते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न आपका जो दिया गया है, मौचस्य वनराजः सिंहः तिष्ठति, 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऊपर ही। और इसी के साथ 35 नंबर की बात करें तो 35 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही होगा।
माम अयम शोका अग्नि, उसके बाद स्पेस खाली स्थान है, फिर यहाँ पे दहती। तो यहाँ पे क्या फील किया जाएगा, यानी कि क्या भरा जाएगा खाली स्थान पे, तो यू भर दिया जाएगा। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन गच्छस बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट 37 नंबर की बात करें, तत्र तीसरा फलानी संति। 37 की बात करें, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन, त्रीणी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 38 और 39 नंबर प्रश्न, ये आप पठित गद्यांश है संस्कृत का, यहाँ से पढ़िए। देखिए गद्यांश और क्वेश्चन साथ साथ दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गद्यांश को पढ़ने के बाद आप लोग ऑप्शन को बताइए। यहाँ पे 39 के पहले 38 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गौतमी बिल्कुल सही ऑप्शन, और साथ साथ 39 नंबर का भी प्रश्न है। 39 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सिद्धार्थस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला 40 नंबर का प्रश्न है, और ये पद्यांश है, यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ तक। उसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन भी साथ साथ दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन के आंसर को भी बताएंगे। तो यहाँ पे पहला ही धियो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न पे चलने से पहले ये स्टार्ट हुआ है आपका विज्ञान का पोर्शन, ठीक। तो यहाँ पे 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि क्या किसी वस्तु की औसत चाल शून्य हो सकती है, ये पूछा गया है। यदि कोई वस्तु है तो उसकी चाल जो है वो औसत चाल उसकी शून्य हो सकती है, ये पूछा गया है। तो चलिए बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जब वस्तु किसी गति मतलब किसी गति से चल रही है तो उसकी चाल शून्य कैसे हो सकती है भाई, औसत चाल। तो यहाँ पे नहीं, क्या नहीं, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य नहीं हो सकती, बिल्कुल सही, मैंने जो भी बताया। अतः इसकी औसत चाल क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। वस्तु की औसत चाल शून्य हो सकती है, 1 मिनट। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, अच्छा यहाँ पे देखिए वस्तु की औसत चाल या दूरी शून्य हो सकती है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन औसत चाल केवल पूछा होता, केवल औसत चाल पूछा होता तो शून्य हो जाता, ठीक। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपको डेरिवेशन का है, मतलब ये अंकित प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं फार्मूला बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 50 ग्राम द्रव्यमान की गेंद बल्ले से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है तथा 0.01 सेकंड में समान वेग से वापस लौट जाती है, तो गेंद द्वारा बल्ले पर आरोपित बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बल यानी यफ बराबर क्या होता है, तो यफ बराबर होता है यम अपान में डी अपान में डी टी होता है, क्या डी टी होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे मान रख देंगे। तो यहाँ पे 0.25 इसको ग्राम से जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा, ठीक। इसलिए 0.25 हो गया है। और गुणे में आपको 10 माइनस 10 अंदर में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसको भी तो, ये भी तो है मीटर पर सेकंड में, ये ग्राम में है, तो इसको भी मीटर में, ये जो है मीटर में, मतलब माफ़ कीजिए, इसको ग्राम को किलोग्राम में, ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बटे में जो हो जाएगा वो आपका ये समय जो लिखा है इसको तो मैंने को दिया, ये 0.01 सेकंड था, तो यहाँ पे 0.01 सेकंड लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ ऊपर लिख देते हैं, जगह है ऊपर, तो यहाँ पे 25 गुणे 20 आ जाएगा। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 25 गुना 50 यानी 500 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 500 न्यूटन इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 500 न्यूटन आंसर सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी सतह पर पहुंचता है और रुक जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो ए बिल्कुल सही है, शून्य हो जाएगी। जब वो अपने ही जगह पर पहुंच जाएगी तो गतिज ऊर्जा जब रुक जाए, जब वस्तु
रुक जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन कौन सी है? इसमें अल्ट्रासाउंड है, स्कैनर है, ईसीजी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे स्कैनर जो होता है यही मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन स्कैनर कहलाती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और दो तंत्रिका कोशिकाओं को के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो सी बिल्कुल सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन से हैं? दाल, दूध, दही। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत यहाँ पे सभी हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार ऑक्सीजन से का परिवहन, मतलब O2 यानी ऑक्सीजन जो है उसका परिवहन रोकती है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यह हीमोग्लोबिन से बन जाती है इसलिए इसका परिवहन रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, जिसको हम लोग डिस्टिलाइजेशन कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं, उसका परिभाषा क्या है? तो इसका ऑप्शन बताइए कमेंट करके कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही होगा, जिसमें लिखा है कि दरों को क्वथित करके वाष्प में परिवर्तन एवं पुनः वाष्प का संघनन ही जो है आसवन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, जब तनु का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रियाशील धातुओं से होती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है या प्राप्त होती है? तो पहला ही यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगी। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि एक कार्बनिक अम्ल का उपयोग पिक्रिक अम्ल यानी विस्फोटक जिसको कहा जाता है उसको फिनाल फेतेसीन सूचक बेकेसाइट सैरोस स्प्रिन सेसिसिलिक अम्ल आदि बनाने में किया जाता है। इस कार्बन यौगिक का नाम बताइए। 50 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे फिनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनाल हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपका यानी पोर्शन जो है मैथ का स्टार्ट होता है। मैथ के प्रश्नों को स्किप करेंगे क्योंकि अभी ऊपर के स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस सेट आप लोग को मैंने शेड्यूल बता दिया है। 11:30 पर आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। वहाँ पे आप लोग जाकर इसको सॉल्यूशन थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, जो कि इजी वे में समझाया जाता है। अन्यथा आप लोग नहीं सॉल्व करना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च कर लीजिए और आप लोग वहाँ से इसका PDF लोड करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये पोर्शन आपका पर्यावरण, सामान्य ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर का भी प्रश्न में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें है, सहारा मरुस्थल में चलने वाली उत्तरी पूर्वी पवनों को क्या कहते हैं? और बात करते हैं सहारा मरुस्थल की। तो सहारा मरुस्थल पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रश्न की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो 71 नंबर का, वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे हरमंटल बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? हरमंटल जो है पवन चलती है, इसका नाम है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, भारत का जुड़वा नगर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता हल्दिया, हैदराबाद सिकंदराबाद, चेन्नई कोचीन, कानपुर लखनऊ। क्वेश्चन अच्छा है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना कब और किसने की? ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना कब और किसने की, ये बताना है। 74 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे बात करते हैं 1871 ईस्वी में के श्री धरलू नायडू के द्वारा ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया का जो है स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में है, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये पहला ऑप्शन, ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में जिक्र है। तो
तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न 77, दिल्ली मेट्रो रेलवे सर्वप्रथम कब और किन स्टेशनों के बीच चलाई गई? दिल्ली मेट्रो की बात किया गया है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। यह 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से सहदरा तक चलाया गया था। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बिल्कुल याद करके रखिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है वैट लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? वैट लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? 78 ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? डी, हरियाणा है। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है आपका, वैसे अब वैट के स्थान पर जो है आपका जीएसटी आ गया है, लेकिन कुछ जैसे पेट्रोल हो गया, शराब हो गया, इन सब पे अभी भी वैट लग रहा है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जीएसटी से बाहर है इसलिए वैट लगाया जाता है इन पर। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाने वाला वैट जो है वो आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत में राजकोषीय नीति कौन सी संस्था तैयार करती है? तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन, वित्त मंत्रालय जो है राजकोषीय नीति को तैयार करती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है प्लेटों का सरकना, जो प्लेटें हैं पृथ्वी पर वो उनका सरकना या आपस में टकराव किस प्राकृतिक आपदा का सूचक है? भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन। तो ये बिल्कुल भूकंप जब आते हैं तो ये इनका जो है सूचक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, आवश्यक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आवश्यक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जो जाने जाते हैं उनका नाम अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षण क्या है? एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर भी सी बिल्कुल, B.O. स्मिथ बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष शिक्षा का अर्थ क्या है, यानी तात्पर्य क्या है? तो बी बिल्कुल यहाँ पे सामने बैठकर शिक्षा देना ही प्रत्यक्ष शिक्षा होती है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि बेसिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ए बिल्कुल सर्वोदय समाज की स्थापना करना ही बेसिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा की थी? तो यहाँ पे 20 नवंबर 1989 यानी 1989 को ही आपके जो बालकों के अधिकार हैं उसकी घोषणा की गई थी यूएनओ को द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम कब लागू किया गया? ग्रेडिंग सिस्टम कब लागू किया गया? तो भी बिल्कुल 2009 में। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? तो जो आपके मार्क्स आते हैं वहाँ पे A-B-C और A1 A2 ऐसे इस टाइप से जो होते हैं उसको ग्रेडिंग कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ए बिल्कुल सही ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि से हुई है। ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका, लेखन शिक्षण की दो प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं? तो लेखन शिक्षण की दो प्रमुख विधियां जो हैं वो रूपरेखानुकरण विधि भी है, मॉन्टेसरी विधि भी है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये भी दोनों हो जाएगा। अगला है स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो किशोरावस्था को स्टेनले हॉल के द्वारा जो अवस्था कहा गया वो संघर्ष, तनाव और तूफान सभी की अवस्था कहा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यही किशोरावस्था जो है यही सबसे तूफानी अवस्था भी कहलाती है। इसी के साथ अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी बिल्कुल सही ऑप्शन। 1987 में ही आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाया गया था। और यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगला प्रश्न है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? यह सभी जो हैं व्यक्तित्व के गुण हैं, चाहे वो अंतर्मुखी हो, बहिर्मुखी हो या फिर उभयमुखी, ये सब गुण हैं मनुष्य के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये युग के द्वारा जो है वर्गीकृत किया गया है। इसी के साथ अगला, सामाजिक आर्थिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि में समानता कैसा संबंध पाया जाता है? तो यहाँ पर सह संबंध, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला, बाल विकास के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? डी बिल्कुल। यहाँ पे ये सभी, चाहे वो अभिरुचि हो, स्थिति हो, समस्या हो, ये सभी जो है आपके बाल विकास के अध्ययन का मुख्य विषय है।
क्लियर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं और बात करते हैं अनुवांशिकता तथा वातावरण के संबंध में कैसा मतलब दोनों में जो है कैसा संबंध पाया जाता है। तो देखिए किसी भी बालक की बात करते हैं, चाहे वो जिस प्रकार का बालक हो, वो अनुवांशिकता और वातावरण का 50-50 यानी 50-50% का संबंध होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आपका ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक दूसरे के पूरक संबंध है, पूरकता का संबंध कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, नहीं 50-50 मतलब पूरकता तो ही हुआ, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नियमानुसार सीखना क्या कहलाता है। नियमानुसार सीखना क्या कहलाता है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन, अर्थपूर्ण सीखना ही नियमानुसार सीखना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना कैसी प्रक्रिया है। 96 सीखना कैसी प्रक्रिया है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो है अभिवृद्धि या वृद्धि जो होती है निरंतर नहीं चलती है, ठीक, लेकिन सीखना हमेशा निरंतर चलती है, इसलिए भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है। शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है, चलिए देखते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली बात करते हैं दृश्य, जिसको हम लोग देख सकें, दूसरा है श्रव्य जो सुन सके, और तीसरा वो होती है जिसको हम सुन और देख दोनों सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार से होती हैं। ऑप्शन पहला है इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बात करते हैं मानचित्र के प्रदर्शन में कुछ अनावश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए, जैसे नाम, दिशा, शीर्षक तथा संकेत, या ये सभी। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका। तो यहाँ पर डी ऑप्शन, ये सभी सही हो जाएंगे, यहाँ पे सभी का होता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादक किस वर्ष किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग जल्दी नहीं देखते होंगे, लेकिन ये कभी कभी जब आ जाता है तो आप लोग कर भी नहीं पाते होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्रमशः 1898 और 1913 में, यानी 1898 और 1913 में ये किया गया। एक पहला जो है ये प्रयास का था और दूसरा त्रुटि का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, साइजैइड वर्ग में किस श्रेणी के बालक आते हैं। साइजॉइड है। तो चलिए बताइए फटाफट, विशिष्ट, प्रतिभाशाली, पिछड़े या फिर सामान्य। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक आ जाएंगे साइजॉइड वर्ग में। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार ममता कालिया को 2018 अक्टूबर में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो डी 27वां व्यास सम्मान पुरस्कार उनको दिया गया, डी बिल्कुल सही ऑप्शन, ममता कालिया को। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, विश्व भूखमरी सूचकांक विश्व भूखमरी सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा। अच्छा एक मिनट, ये आपका जो है पुरानी बुक है, मतलब 1-2 साल पुरानी है। तो यहाँ पे करंट अफेयर जो मिल रहे हैं आपको, ये 2 पुराने ही मिल रहे हैं। तो आप लोग अपडेट करते रहिए। आप लोग को बताना है ये 27वां व्यास पुरस्कार 2018 का जो अवार्ड दिया गया है ये ममता कालिया को दिया गया है, लेकिन वर्तमान में 2021 में जो है जो व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है, कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ साथ अगला विश्व भूखमरी सूचकांक 2018 की यहाँ पे बात किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही है। 103वां स्थान था भारत का अपना, लेकिन यहाँ पे वर्तमान में 2021 में कौन सा स्थान है ये बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। करंट अफेयर आपका भी इस प्रकार से सर्च करेंगे तो मजबूत हो जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार में अक्टूबर 2018 में निर्माण कुसुम योजना की शुरुआत की गई। चलिए ये करंट अफेयर है, लेकिन ये स्टैटिक जीके के रूप में आपके काम आएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये उड़ीसा सरकार के द्वारा कुसुम योजना को चलाया जा रहा है। और इसका निर्माण की बात करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत जो है निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चे को तकनीकी शिक्षा में वित्तीय मदद दी जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2018 में किसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का महानिदेशक चुना गया। डॉक्टर शेखर मांडे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डॉक्टर शेखर मांडे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। इन्हीं को ही
CSIR का महानिदेशक अक्टूबर 2018 में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित आइंस्टीन पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया। तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी विद्वान हैं अभय आस्तेकर, इन्हीं को ही मिला है ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अभय आस्तेकर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है G4 विदेश मंत्रियों की बैठक सितंबर 2018 को कहाँ संपन्न हुई। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे न्यूयॉर्क USA के जो है एक शहर है, यहाँ पे आयोजन हुआ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सेकंड मिसाइल का रात्रिकालिक सफर परीक्षण अक्टूबर 2018 में कहाँ किया गया। 107 का ये बिल्कुल सही चांदीपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 107 का कौन सा सही है, तो यहाँ पे 107 का ऑप्शन नंबर ए चांदीपुर बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ अच्छा ये चांदीपुर कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, ये भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो ये उड़ीसा में स्थित है। क्लियर। चलिए सौभाग्य योजना से किसे शामिल किया गया। सौभाग्य योजना में किसे शामिल किया गया। यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सौभाग्य योजना में शामिल किया गया है। और ये सौभाग्य योजना जो है ये योजना का उद्देश्य है कि सभी गरीब परिवारों को विद्युतीकरण मतलब विद्युत से जो है कोई भी परिवार विद्युत से वंचित ना रहे। ठीक, तो यहाँ पे इसका ये उद्देश्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने भारत में सर्वप्रथम सिंगल वुमेन पेंशन योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के द्वारा ऐसा किया गया है। इसके द्वारा आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये तेलंगाना राज्य की सरकार सिंगल यूज। एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन, ये तेलंगाना के द्वारा किया गया है या आंध्र प्रदेश के द्वारा। आप लोग इसको सर्च करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा और सही क्वेश्चन के आंसर को हम कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे। ठीक है। लेकिन बात करते हैं, चाहे जिस राज्य का भी रहा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो या तेलंगाना का हो, थोड़ा दिक्कत है। लेकिन इसके अंतर्गत एकल महिला को 1000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी और यह प्रत्येक गरीब महिलाओं को दी जाएगी। ये इसका उद्देश्य है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यही पेंशन वुमेन पेंशन का योजना का शुरुआत मतलब महत्व है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है दोनों ऑप्शन में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो इसको देखते हैं कौन सा इसका सही होगा। आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। अगला प्रश्न है समावेशी भारत अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है। 110 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है किस देश ने अक्टूबर 2018 में मृत्युदंड समाप्त करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन अच्छा भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका। मलेशिया के द्वारा ऐसा किया गया है। और इसके साथ अगला प्रश्न है आधार कार्ड में छपी 12 अंकों की संख्या को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको हम लोग आईफा से कुछ, यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है देश का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM अक्टूबर 2018 को कहाँ इंस्टॉल किया गया। तो ये बेंगलुरु में किया गया, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किस वरिष्ठ अधिवक्ता को 10 अक्टूबर 2018 को भारत का 28वां सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है 114 का वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तुषार कपूर को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया 28वां, वो भी सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। साइलेंट स्प्रिंग एक पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में बताना है। तो बी रसेल कार्सन बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य का संबंध किससे है तथा यह किसे प्रदान किया जाता है। तो ए बिल्कुल खेल क्षेत्र से ये संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा ये किसे प्रदान किया जाता है ये, तो द्रोणाचार्य खेल क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन में ही दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। लेकिन विभिन्न खेल के जो विख्यात कोच होते हैं उनको ये प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये हॉकी से संबंधित
ट्रॉफी है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम से है? तो यहाँ पे माइकल फेल्प्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इन्हीं के सबसे अधिक रिकॉर्ड जो है इनके नाम है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला 2018 में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? यह पृथ्वी शॉ को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2018 की बात किया गया है। अगला प्रश्न है, अगेंस्ट द स्ट्रीम नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं गुन्नार मिर्डल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को तेज करने और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की योजना बनी है? बहुत अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये दिसंबर 2021 अहमदाबाद में ऐसा हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? जब मानसून आता है भारत में अपने, तो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? चलिए बताइए, राज्य की बात किया गया है ना कि केंद्र शासित प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही केरल राज्य हो जाएगा और 5 जून को ये प्रवेश करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ थी? तो ये सोनभद्र में थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, खालिद मोहम्मद आली किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये मालदीव के हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित सिमोल पीस प्राइज 2018 का अवार्ड किसे दिया गया है? 125 की बात करते हैं तो ये 2018 का पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और ये दक्षिण कोरिया का पुरस्कार है। ठीक, कहाँ का? दक्षिण कोरिया का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेटर ने अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मैचों के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये इनका नाम है इवेन ब्रावो। क्या? इवेन ब्रावो, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली आम सभा अक्टूबर 2018 में कहाँ पर आयोजित हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसको हो जाएगा। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसका मुख्यालय जो है अपने भारत में ही, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। अगला प्रश्न है, लावा नृत्य भारत के किस संघ शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये आपका भारत के दमन और दीव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रंगशाला क्या है? तो रंगशाला एक नाट्य मंडप होता है जिसके अंतर्गत होने वाले 3 प्रकार के भाग होते हैं इसमें, जैसे सभागार, मंच एवं नेपथ्य। नेपथ्य तो आप लोग जानते हैं कि पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। पूरे पंडाल को क्या कहा जाता है? मंच कहा जाता है। ठीक, और सभागार का क्या होता है? तो ये तो आप लोग को पता ही है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी रंगमंच की शुरुआत किसके नाटकों से होती है? तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक से होती है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ 31-32 की बात करते हैं, रीजनिंग का स्टार्ट होता है। यहाँ पे केवल ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 31 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। 32 की बात करते हैं तो 32 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 आजकल आप जो संख्या आएगी 22 हो जाएगी। 33 की बात करते हैं, 33 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। उसी के साथ साथ 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 की भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 का भी नेवला यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न जो है ये कंप्यूटर का प्रश्न है, इसमें आप लोग को बताना है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहा जाता है? 136 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बूटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बूटिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे, इसको स्कैनर के माध्यम से जो है इनपुट करते हैं या अंदर भेजते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता कितनी होती है? जो माइक्रो कंप्यूटर है इसकी
स्मृति यानी क्षमता जो है वो कितना होती है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे 64 KB से GB तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 1 मिनट 138 में थोड़ा कन्फ्यूजन है भाई। यहाँ पे बात करते हैं वेब पोर्टल के उपयोग की। तो ये ई कॉमर्स तथा अन्य, 1 मिनट, यहाँ पे 64 KB से, हाँ ठीक है, ये मिनिमम जो है 64 KB होगा इसका, लेकिन ये कई GB तक स्टोर कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। मैं समझा कि ये इतने से इतना हो सकता है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, वेब पोर्टल का उपयोग किस प्रकार की कंपनी करती है। तो यहाँ पे 139 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। चाहे वो ई कॉमर्स हो, ई बैंकिंग हो, ई ट्रेडिंग हो, ये सभी करती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, CAI किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये सभी, चाहे वो स्वागति से स्वाध्याय हो या साहित्य अनुक्रिया हो, तुरंत प्रतिपुष्टि हो, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन क्या होता है। किंडरगार्टन जो है ये क्या है। तो ये एक शिक्षा पद्धति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये किंडरगार्टन का जो शिक्षा पद्धति मॉडल दिया गया है, ये फ्रोबेल के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो बागवानी विधि से शिक्षा देने का पक्षधर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक नीति को परिभाषित कीजिए। व्यावसायिक नीति को परिभाषित कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा, बी बिल्कुल सही है। यह नैतिक रूप से, यह नैतिकता का वह रूप है जो व्यावसायिक माहौल में उत्पन्न हुए नैतिक सिद्धांतों एवं समस्याओं की जांच करता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षक का देश के विकास में क्या योगदान होता है। तो यहाँ पे योगदान जो होता है शिक्षक का, वो राष्ट्र निर्माता के रूप में देश के विकास में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है। नवोदय विद्यालय जो है इसमें किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है। तो इसमें 12वीं तक पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, 12वीं सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए साथ साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके, मनोवैज्ञानिक जो गुण हैं उनके अनुसार प्रेरणा क्या है। बात करते हैं गुड के अनुसार प्रेरणा की। तो यहाँ पे कार्य प्रारंभ करना, कार्य करना और नियमित करते रहना ही इनका प्रेरणा होता है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जन्मजात प्रेरक क्या है। तो सी बिल्कुल भूख प्यास और काम करना ही जन्मजात अभिप्रेरक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रारंभ कब हुआ। चलिए कमेंट करके आप लोग भी आंसर बताइए इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन बात करते हैं इसके, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे 1854 में ही भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रारंभ हुआ, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, छात्रों को दंड देते समय किस भाव में होना चाहिए। तो सदैव गंभीर भाव में होना चाहिए जब बच्चों को या छात्रों को दंड दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि अध्यापक को हमेशा गंभीर मुद्रा में रहना चाहिए। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अधिगम में पुरस्कार किस रूप में कार्य करता है। तो पुरस्कार जो है ये आपका प्रबल प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बी बिल्कुल सही होगा। बाकी कोई सही नहीं। 1 मिनट, दंड के रूप में, प्रबल के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में नहीं। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। कौन सा, बी बिल्कुल सही है। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका जो बनेगा वो इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। और इसमें पूछा गया है कि वर्धा शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये वर्धा शिक्षा योजना जो आई थी वो 1937 में जो है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य से इसको प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वर्धा शिक्षा जो योजना जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो है 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी अपनी राय ज़रूर बताएंगे। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अभी तक वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।